स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पार्ट 3। सालों बाद। बिरजू का एक हाथ टेबल पर था और दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके वो चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे महसूस हुआ कि आसपास बैठे सभी लोगों का ध्यान उसी की तरफ था। उसने मुड़कर लोगों की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। बिरजू को अब वहां बैठना थोड़ा असहज लग रहा था, पर तब तक उसकी चाय भी खत्म हो चुकी थी। उसने इशारे से ढाबे पर काम करने वाले एक आदमी लल्लन को बुलाया। वो मुस्कुराते हुए बिरजू के पास पहुंचा और पूछा, चाय खत्म हो गई भैया? हाँ, ये लो 10 रुपए। इतना कहकर बिरजू ने जेब से 10 रुपए निकालकर उसे दिए और बाहर निकलने लगा कि तभी लल्लन ने पूछा, वैसे साल भर बाद आना हुआ, कोई जरूरी काम था क्या भैया? बिरजू की भौहें तन गई। उसने मुड़कर कहा, क्यों? अपने ही गांव में आने के लिए मुझे किसी खास वजह की जरूरत कब से पड़ने लगी? लल्लन ने सक पकाकर कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं भैया, आप बहुत दिनों बाद देखे ना, तो बस ऐसे ही पूछ लिया। बिरजू तेजी से वहां से बाहर निकल गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता के साथ जो हुआ था उसकी वजह से कोई भी अब गांव में उसके साथ सामान्य व्यवहार तो नहीं करने वाला। अंगद चलते चलते गांव की दाईं तरफ की सीमा पर बने एक छोटे से लॉज तक जा पहुंचा था। वो अंदर गया तो देखा कि एक मोटा सा आदमी, जिसके शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए थे, कुर्सी पर पीठ टिकाकर और दोनों पैर डेस्क के ऊपर रखकर आराम से सो रहा था। उसके पास से दारू की बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से अंगद ने थोड़ी नाक भौं से कौड़ ली। उसके बाद उसने उसे जगाने के लिए डेस्क को हल्के से ठोका। उसके ऐसा करते ही वो आदमी हड़बड़ाकर उठ बैठा और हैरानी से अंगद की तरफ देखकर बोला, हाँ जी, क्या चाहिए? अंगद ने अजीब नजरों से उसकी तरफ देखकर कहा, एक लॉज है तो जाहिर सी बात है कि कमरा ही चाहिए होगा। उसने पहले अंगद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पहनावे से ही साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस गांव का नहीं है। अपने भद्दे दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए उसने पूछा, लेकिन कमरा कितने घंटे के लिए चाहिए? 2 रात के लिए। अंगद ने बड़ा ही सटीक जवाब दिया। उस व्यक्ति ने अंगद के अगल बगल झांका और फिर उसकी तरफ देखकर बोला, दूसरी पार्टी कहां है? अंगद उसकी बात का मतलब नहीं समझा तो वो एकदम से हंसकर बोला, समझ गया, आप अकेले ही हो, गर्लफ्रेंड बाद में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अंगद ने थोड़ी कड़ाई से कहा, मुझे बस 2 रात कहीं रुकना है और काफी चलने के बाद यह जगह मिली है, तो आप अगर सादा सवाल के बिना सिर्फ कमरा दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो मोटा एकदम से सहम कर बोला, गुस्सा क्यों होते हैं मालिक? अक्सर लोग एक ही काम से यहां आते हैं, इसलिए पूछना पड़ता है। अब ऐसा रोज तो होता नहीं कि इस गांव में कोई भूला भटका मुसाफिर आ जाए, इसलिए होटल वोटल की कोई खास व्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, आप अपना नाम, पता और फोन नंबर रजिस्टर में नोट कर दीजिए, मैं आपको कमरे की चाबी दे देता हूं। अंगद ने फटाफट एक नकली नाम यश सक्सेना और एक मनगढ़ंत पते को रजिस्टर में लिख दिया। उसके पास नकली आधार कार्ड भी तैयार था, लेकिन उस लॉज की इतनी खराब व्यवस्था देखकर उसे लग ही रहा था कि वहां कोई उससे आधार कार्ड या वोटर आईडी नहीं मांगने वाला। 1 रात का कितना लगेगा? अंगद ने अपना वॉलेट निकालते हुए पूछा। अब तक लॉज वाला भी समझ गया था कि इस आदमी से सतत दोस्ताना व्यवहार बनाने की कोशिश करने में कोई भलाई नहीं है, तो उसने तपाक से जवाब दिया, 1 रात का 500 रुपया। उस जगह की हालत देखकर अंगद को यह मामूली सी रकम भी बहुत लग रही थी, लेकिन उसने तुरंत अपने वॉलेट से 500 रुपए निकालकर वहां रखे और बदले में कमरे की चाबी ले ली। आपका रूम है 107, फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एकदम किनारे वाला कमरा, उस आदमी ने कहा। फिर उसने एक 20-22 साल के लड़के को बुलाकर कहा, अरे गिरीश, साहब को उनका कमरा दिखा दो। अंगद गिरीश के साथ कंधे पर काला बैग टांगे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ गया। गिरीश ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही अंगद ने पहले कमरे का जायजा लिया। दीवारों पर से कहीं कहीं प्लास्टर निकला हुआ था, खिड़कियों पर हल्के फुल्के जाले थे।
जहां मकड़ियां चहलकदमी कर रही थी। दाईं तरफ बने बाथरूम की तरफ वो मुड़ा। वो कुछ बहुत बुरा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जब बाथरूम ठीक ठाक स्थिति में मिला तो उसने राहत की सांस ली। अंगद को इस तरह से घूम घूम कर कमरे का जायजा लेते देखकर गिरीश बोला, आप जैसे शहरी आदमी को ऐसी जगह रहने की आदत नहीं होगी ना? अंगद ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, मैं इससे कई बदतर जगहों पर रह चुका हूं। थोड़ी सी गंदगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी मेरा काम 1-2 दिन का ही है, उसके बाद वापस लौट जाऊंगा। गिरीश ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए पानी रखवा देता हूं। इसके बाद वो तेजी से वहां से बाहर निकल गया। अंगद ने अपना काला बैग बेड पर रखा और कमरे में मौजूद एक लौती खिड़की के पास जा पहुंचा। वो धीरे से अपने आप में ही बुदबुदाया, ये खिड़की काफी समय से बंद है। जो लोग यहां गलती से रुकते भी होंगे वो शायद खिड़की खोलने की जरूरत नहीं समझते होंगे। इतना कहकर उसने खुद ही खिड़की खोल दी। किनारों पर लगी हल्की सी धूल छटने के साथ अंगद ने मकड़ी का काफी मेहनत से बनाया आशियाना भी तिनका तिनका कर दिया था, लेकिन खिड़की पूरी तरह खुल चुकी थी। उसने बाहर झांक कर देखा। उसका कमरा होटल के पीछे वाले हिस्से की तरफ था, जहां ज्यादा मकान नहीं, केवल खेत खलिहान ही थे। वो खेतों के जायजे ही ले रहा था कि एक खास जगह उसकी नजर टिक गई। कई सारे खेत एक तरफ से कतार में लगे थे, लेकिन उनके बीच में एक खाली जगह थी। हालांकि वो जगह होटल से दूर थी, लेकिन अंगद की तेज नजरों ने भांप लिया था कि जरूर वहां कुछ गड़बड़ है। उसने अपना बैग वहां किनारे मौजूद अलमारी में रख दिया और रूम छोड़कर तुरंत ग्राउंड फ्लोर पर बने रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। उधर गिरीश जग में पानी लेकर अंगद के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उतनी देर में डेस्क पर बैठे उस मोटे व्यक्ति ने उससे पूछा, अरे गिरीश, किसके कमरे में पानी लेकर जा रहा है? अरे जहां वो शहरी बाबू ठहरे हैं, विपुल भाई, गिरीश ने कहा। विपुल ने धीरे से कहा, यार मुझको तो यह आदमी थोड़ा अजीब सा लगा, तुमको नहीं लगा? गिरीश कोई जवाब देता उससे पहले ही उन दोनों ने अंगद को तेजी से उसी तरफ आते देखा। विपुल ने सहम कर उससे पूछा, अरे क्या हुआ, आप कुछ भूल गए थे क्या? अंगद उसके डेस्क के पास आकर बोला, मैं खिड़की खोलकर पीछे बने खेत खलिहान देख ही रहा था कि तभी मैंने कुछ अजीब देखा। सारे खेत वहां एक लाइन से लगे थे, लेकिन सिर्फ बीच में एक जगह जमीन का थोड़ा सा हिस्सा बंजर पड़ा हुआ था। ऐसा मैंने कभी किसी जगह नोटिस नहीं किया, तो बस जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछने चला आया। अंगद का यह सवाल सुनकर विपुल के साथ साथ गिरीश के चेहरे की भी रंगत उड़ गई थी। विपुल ने एकदम से हंसकर कहा, अरे कुछ नहीं साहब, हमारे गांव में एक रामू था जिसका वो खेत था। उसका किसी बाहुबली से काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से उस बाहुबली के कुछ लोगों ने आकर रात में उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। रामू भी रातों रात कहां गायब हुआ, उसका किसी को पता नहीं चला। उसका परिवार अब शहर में रहता है। गिरीश ने भी उसके हां में हां मिलाते हुए कहा, पिछले साल की बात है साहब, तब से रामू की जमीन ऐसे ही पड़ी है। अंगद पहले तो हल्के से मुस्कुराया और फिर विपुल की तरफ देखकर बोला, तुम मुझे एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। विपुल को एकदम से झटका लगा। वो समझ नहीं पाया कि अंगद ने उसका झूठ कैसे पकड़ लिया। अंगद ने ही आगे कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। जिस लाइन ऑफ वर्क में मैं हूं उसमें हमें सिखाया जाता है कि कैसे चेहरे के भावों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई आदमी सच बोल रहा है या झूठ। खैर मैं तो बस अपनी जिज्ञासा के कारण पूछने आया था, नहीं बताना था तो मना कर देते, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी काल्पनिक कहानी सुनाकर अपना और मेरा समय खराब करने की जरूरत नहीं थी। इतना कहकर अंगद वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद विपुल ने फुसफुसाकर गिरीश से कहा, यह आदमी तो बहुत अजीब है यार, एक मिनट भी नहीं लगा इसे पता करने में कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। गिरीश ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस चुपचाप अंगद के कमरे में पानी रखने चल दिया। गांव के कई सारे घर एक दूसरे से एकदम सटाकर बनाए गए थे।
ऐसे ही एक घर के सामने बिरजू खड़ा था, जो कि अब एकदम सुनसान हो चुका था। उस घर में बिरजू का बचपन गुजरा था, लेकिन आज उसी की दहलीज पर कदम रखने में उसके पांव कांप रहे थे। उसने किसी तरह हिम्मत की और दरवाजे के पास जाकर अपने कांपते हाथों से चाबी ताले के अंदर घुसाकर मोड़ दी। खट की आवाज के साथ दरवाजा एकदम से खुल गया और घर का जाना पहचाना माहौल एक बार फिर से बिरजू की आंखों के सामने आ गया। घर के अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि सब वैसा ही था जैसा वो 1 साल पहले छोड़ कर गया था। वही रसोई जहां से हमेशा कुछ ना कुछ पकने की महक आती रहती थी, वही कमरा जो उसने कुछ ही साल पहले अपने पिता रामू से जिद करके लिया था ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सके। उसके कमरे की खिड़की से सुबह पहाड़ों का एक खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। बाद में वो ग्रेजुएशन करने गांव से बाहर चला गया था, लेकिन असली सुकून तो घर वापस आकर ही मिलता। कभी इस घर में हंसी किलकारियों की आवाज गूंजती थी, लेकिन अब सब सूना था। उसने ध्यान दिया कि उसकी आंखें नम हो चली थी। आंसू पोंछकर वो घर से बाहर निकल आया। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि गुस्सा था। उसे पता था कि उसे कहां जाना है। जल्दी वो खेंदा पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था। बिरजू थाने के अंदर गया तो हवलदार सुखबीर ने उसकी तरफ आते हुए पूछा, क्या काम है? थाना इंचार्ज कामरान जी है। अरे बिरजू तुम यहां? पीछे से मोहम्मद कामरान ने आते हुए कहा, आओ मेरे कैबिन में आ जाओ। कामरान 36 वर्ष के चुस्त और सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले पुलिस ऑफिसर थे। वो बिरजू को अपने कैबिन की तरफ ले जाते हुए हवलदार सुखबीर से बोले, राधो चाय अंदर भिजवाने के लिए बोल देना। ठीक है साहब। इतना कहकर सुखबीर थाने से बाहर वाली चाय की टपरी की तरफ बढ़ गया। तो आज का एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।